आम जनों तक ये बातें जानी चाहिए, सही बात है। नहीं तो नाग पंचमी को नाग पूजा करते रहेंगे। हाँ वरना नाग को दूध पिलाते रहेंगे और नाग दूध पिएगा नहीं। क्या बुद्ध का जो शाक्य वंश था वो नागवंशी से जुड़ा हुआ था? जुड़ा हुआ नहीं, हम्म। वो नागवंशी ही है। बाबा साहब ने धम्मचक्र प्रवर्तन 14 अक्टूबर 1956 को किया था, लेकिन 15 अक्टूबर को उन्होंने एक स्पीच किया था हम्म। दीक्षा भूमि में, इसी के ऊपर में। हम्म। और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था, एपिसोड बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा था कि टॉपिक नागवंशी के ऊपर कोई बात करे, नागवंशी के बारे में हमें बताया, उसकी हिस्ट्री और उसका आज का रिलेवेंट सारी चीजों पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ में है धम्मपाल देशभ्राते सर, जो जिन्होंने बुक लिखी हुई थी नागवंश सत्ता मंथन, और ये बहुत ही फेमस बुक है, आप लोग भी इसे पा सकते हैं, देख सकते हैं। नागवंश के बारे में सारी डिटेल आज हम लोग बात करेंगे, सो स्टे ट्यून टिल द एंड क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर जब हम लोग बात करते हैं नागवंशी की, ये बहुत ही क्यूरियस सब्जेक्ट होता है, लोगों का कहना होता है कि कई लोग ऐसे इसे इग्नोर करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी चीजें नहीं थी। आपकी रिसर्च और आपकी स्टडी के हिसाब से क्या निकल के आता है कि नागवंशी क्या था बेसिकली? पहले तो मैं भी इसी बात पे विश्वास करता था हम्म। कि नागवंश, नाग पूजा वगैरह नाग पंचमी में होती है, हाँ। बचपन से हमने देखे हैं। करेक्ट। और कुछ पिक्चरें, कहानियां, कादम्बरियां, उपन्यास वगैरह देखे तो वहां पे विचित्र टाइप के एक वो दिखाया, प्रदर्शन होता था नागों के बारे हाँ नाग रूप में, ले लिया है डांस इस तरीके वगैरह। से, हाँ। तो उसके बाद मैंने होश संभाला, होश संभालने के बाद में फिर थोड़ा सा बाबा साहब को पढ़ा हम्म। सीरियसली। हम्म। तो बाबा साहब के कोटेशन मुझे बड़े अच्छे लगे अच्छा। कि हर कोटेशन पे हम काम कर सकते हैं। बराबर। जैसा कि बाबा साहब ने एक कोटेशन में कहा है, जिन्हें इतिहास का पता नहीं होता वो इतिहास रचा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इसका अर्थ हुआ कि बाबा साहब को एक अपेक्षा है हम्म। समाज से हम्म। कि मेरे बाद ब- समाज के लोग इतिहासकर्ता बने, जी। इतिहास रचता बने, जी। रचयिता बने। जी। तो मैंने इतिहास की किताबें पढ़ना शुरू की ठीक है। उस कोटेशन के प्रेरणा से। ठीक है। जब पढ़ता गया तब पता चला कि अरे, नागवंश तो भारत का स्वर्णिम युग करने वाला नागवंश है, अच्छा। जिसे हम भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं, या प्रथम स्वर्ण युग, दूसरा स्वर्ण युग भारत का देखते हैं। हाँ। तो वो सारी हिस्ट्री नागवंशी लोगों की है। अच्छा। वो लोग थे, अच्छा। सांप वाप नहीं थे, साहब आप नहीं थे लेकिन सांप बना के हमको मिसगाइड किया गया। ओके। हमारी ओरिजिनल पहचान बदली गई। जी। हमारे जो वॉरियर थे, हम्म। पराक्रमी राजा थे, जी। उन राजाओं की हिस्ट्री को डार्क में डालने के लिए उन्होंने सांप का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये तो क्लियर है कि हमारे दिमाग में जो आता है कि यार ये नागवंशी मतलब ये लोग सांप की पूजा करने वाले सपेरे या हम लोग कह सकते हैं कि रूप धारण करने वाली जो नागमणि हमें बताई जाती थी, ऐसा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ। वो मिसगाइड करने के लिए, ओके। वो अट्रैक्टिव दिखने के लिए बहुत अच्छा लगता है, हाँ। लेकिन हम अपना ओरिजिनल इतिहास भूल गए। उसमें भूल जाते हैं। ओके, मैं तो अगर मैं पूछूं कि नागवंशी फिर होते क्या है? नाग शब्द का अर्थ हाँ। हाथी होता है, ओके। पाली भाषा में एलिफेंट हम्म। पाली शब्द है। जी। पाली से नाग पंछियों का गहरा रिश्ता है, उनकी ही भाषा है। ओके। पाली भाषा जो है हम्म। नागवंशी कल्चर की भाषा है। ओके। तो ये प्रमाणित होता है पुरातत्व के एविडेंस से। हम्म। पुरातत्व के एविडेंस में, पुरातत्व में जो भी मूर्तियां मिलती है भगवान बुद्ध के ऊपर में, 5 फनी नाग है, 7 फनी है, 3 फनी है, जी। ये सारा जो संरक्षण क्षेत्र है नाग फनियों का, हम्म। वो दर्शाता है कि नाग लोगों ने भगवान बुद्ध की सुरक्षा की थी। अच्छा। मतलब भगवान बुद्ध के पहले नाग रूलर थे, जी थे। नाग राजा थे। हाँ। अब वो ये सांप वाले नाग नहीं थे, हम्म। सांप की पूजा जरूर करते थे, ओके। क्योंकि ये बेसिकली लोकल ब्रीड के लोग हैं, करेक्ट है। मूल भारतीय लोग, मूल भारतीय जंगली लोग, जी सभ्यता के जी लोग जी हैं। जी जी। धीरे धीरे विकसित होते हुए वो अ, अपने शासन करने लगे हम्म। और एक पंचायती व्यवस्था बनाई, ओके। जिसको अपन समन संस्कृति बोलते हैं। जी। तो भगवान बुद्ध के पहले से चलते आ रही थी। ठीक है। तो उनको भगवान बुद्ध के विचार अच्छे लगे, ओके। तो भगवान बुद्ध के समय इन्होंने पूरा डेवोशन किया, भगवान बुद्ध को पूरा संरक्षण दिया। मुजलिन अच्छा। नागा की कहानी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जी। जी।
हमारे पौने में मुस्लिम नागा की इतनी अच्छी मूर्ति मिली है हाँ हाँ, जो तो वर्ल्ड कंपटीशन में गई है। क्या बात है। अंबानी की मिसेस वहां ले गई थी, हाँ, ओके, तो वो टॉप में वो मूर्ति रही है। बराबर। पुरातत्व विभाग ने भेजी थी, अभी शायद आ गई होगी। वापस आ गई हो। मुस्लिम नाग। ओके। और मुस्लिम नाग की कहानी बुद्धायनी धम्मा में पढ़ सकते हो। वो मैंने बुद्ध जगत में पूरा मुस्लिम नाग फेमस है, बराबर। जो भगवान बुद्ध को संरक्षण दिया था जी। उर्वेला के घने जंगल में। जी। तो भगवान बुद्ध से काफी गहरा रिश्ता है। ओके। वो क्यों? क्योंकि जो शाक्यवंशी राजा थे कपिल वस्तु के, वो स्वयं नागवंशी थे। ओके। तो इसमें सर ये तो क्लियर होता है कि नागवंशियों ने बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में मदद की, और बुद्धा जब थे उस दौरान में उन्हें सपोर्ट संरक्षण किया, संरक्षण दिया, और उनके शब्दों को लोगों तक पहुंचाने में उनकी मदद की। मदद की, और उनके आदेश के अनुसार हम्म। अनुशासित बने। ओके। एतन बुद्धान शासनं गाथा हम्म। जो आती है, हम्म। शासन जहाँ शब्द आता है तो वो अनुशासन होता है, अच्छा। डिसिप्लिन। ओके। यदि हम अनुशासित नहीं रहेंगे तो शासन कर नहीं सकते। अच्छा। जो समाज अनुशासित नहीं, वो शासनकर्ता बन नहीं नहीं सकता। बन ये सकता। बाबा साहब ने भी बोला था। बिल्कुल सर। सर, ये धम्म चक्र 14 अक्टूबर 1956 को हुआ था दीक्षा भूमि में, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा। यह तो ईसा के बाद का है, लेकिन यह प्रत्येक वर्ष धम्म चक्र परिवर्तन दिवस 16 दशहरे विजयदशमी के पर्वों पर ही क्यों मनाया जाता है? ये लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है हमेशा। ये बहुत गहराई वाला प्रश्न है, हम्म। और इसका उत्तर भी इतिहास में मिलता है। ओके। इसके लिए इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जी। बाबा साहब ने धम्मचक्र प्रवर्तन 14 अक्टूबर 1956 को किया था, ठीक है। लेकिन 15 अक्टूबर को उन्होंने एक स्पीच किया था हम्म। दीक्षा भूमि में, इसी के ऊपर में। हम्म। और उस स्पीच में उन्होंने ये कहा था कि आज जो मैं स्पीच कर रहा हूँ वो कल होना चाहिए था, ओके। और कल का कार्यक्रम आज होना चाहिए था। ओके। इतना इम्पोर्टेंट था उस स्पीच का, 15 अक्टूबर के। हम्म। तो उसकी किताबें भी छपी है। ओके। बहुत से लोग पढ़ते नहीं है, अलग बात है, लेकिन पढ़ना चाहिए। जी। उस स्पीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ठीक है। कि हमारे पूर्वज नागवंशी राज करती जमात के लोग थे, ओके। जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपनी आहुतियां दी है, जी। लड़ाइयां लड़ी। ठीक है। तो बाबा साहब का ये कोटेशन या ये स्पीच या ये गाइडेंस हमको क्या कह रहा है हम्म। कि आप नागवंशियों का इतिहास खोजो, बराबर है। आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूर्वज नागवंशी थे। थे। हम्म। बाबा साहब ने तो बहुत सी किताबें लिखी। करेक्ट है। बाबा साहब ने ही नागवंश खोज के निकाला है। हम्म। भीमा कोरेगांव में गए थे वो, करेक्ट। उधर से पढ़ के आए थे, हम्म। ब्रिटेन के लाइब्रेरी से। हम्म। तो वहाँ सारे के सारे जो शहीद हुए और सैनिक थे, उनके नामों पर नाग नाग शब्द लिखा हुआ है। हाँ। वो अपभ्रंश है, अपभ्रंश है। नाग का अपभ्रंश। ओके। क्योंकि नाग यानी सर्प कहते ना, तो जी। वो नाग नाग लिखते थे। ओके। सिद्धनाग, सत्यनाथ, और यस। फलाने नाग, रतन हाँ। नाग, जनक नाग, करेक्ट। यश नाग। जी। कम से कम 27-28 लोग वहां पे शहीद हुए थे। हम्म। तो उसके आधार पे उन्होंने नागवंश का हिस्ट्री खोज निकाला, ओके। हिस्ट्री ऑफ कल्चर इन नागा। हम्म। बहुत सारी किताबें हैं, फॉरेनर्स लोगों ने लिखा है। जी। तो नागा कल्चर है ये, ओके। और वो कल्चर का नाम है समन संस्कृति। ओके। कल्चर मतलब संस्कृति, हम्म। समन मतलब समता की भावना रखने वाले, ठीक। न्यायप्रिय अनुशासन करने वाले। हम्म। तो ये सारा नागा कल्चर हमको फॉर्म करना है अभी। ओके। तो जब तक हमें हिस्ट्री का पता नहीं होगा तो कैसे फॉर्म कर पाएंगे। बराबर। हमको तो आज आवश्यकता है नागवंशियों का इतिहास जानने की, तो इसको समझने की। दशहरे के दिन क्यों करते हैं सर फिर हमेशा? हाँ, दशहरे के दिन क्यों किया जाता है, हाँ। इसके पीछे बाबा साहब का जो आकलन है, आंकलन, वो जो वामन राव गुडबुले थे, हम्म। जिन्होंने फॉर्म किया था एक कार्यक्रम, जी। उनके साथ दिल्ली में बहुत डिस्कशन हुआ इस टॉपिक पर। ओके। तब उनके डिस्कशन में, वो तो छपा नहीं है, वो डिस्कशन था। वामन राव गुडबुले भी जानकार व्यक्ति थे, हम्म। साहित्य के बारे में, कल्चर के बारे में, और बुद्धिज्म की हिस्ट्री ठीक है। उनको बहुत रुचि थी। तो वहाँ ये तय हुई थी दशहरे के दिन की तारीख। उसके पीछे लॉजिक ये है हम्म। कि सबसे पहला विजयादशमी, जो कलिंगा पर सम्राट अशोक की विजयी होती है, और हम्म। वो शस्त्र त्याग देते हैं। ठीक है। सम्राट अशोक ने फिर अपने आप पे विजय पाई। हम्म।
इतना बड़ा राजा जो कलिंगा पर विजय पाता है, लेकिन बराबर। अपने आप को हारा हुआ महसूस करता था। बराबर। और उसको बड़ा फील हुआ। फील होने के बाद फिर उसने अपने पूर्वजों का जो बुद्धिज्म था उस पर ध्यान दिया। उनकी बड़ी बहन थी आनंदी, और बनते उपगुप्त, उनसे उन्होंने फिर से प्रवज्ञा लेके बुद्धिज्म को फॉर्म किया। ठीक है। उन्होंने उपगुप्त ने उनको बोला, इसके लिए आपको राजपाट त्यागने की जरूरत नहीं है, बराबर। पावर त्यागने की जरूरत नहीं है, आप इस पे काम कीजिए। तो उन्होंने काम किया। बराबर। विजयादशमी इसीलिए बोला जाता है, विजय भी हुई थी और अपने आप पे विजय हुई थी। ओके। बुद्धिज्म में शक्ति है हम्म। कि कोई कितना भी क्रूर हिंसक रूलर हो, अगर वो बुद्धिज्म को फॉलो पढ़ता है या समझने की कोशिश करता है तो वो अपने आप पे विजय पाता है, ओके। फिर वो हिंसा को त्याग देता है। जी। ये एक उदाहरण करंट वाला है। ठीक है। करंट नहीं, 2000 साल पूरा नहीं है, हाँ। 2200 साल 2200 पुराना। साल के आसपास। उसके पहले का एक उदाहरण है। हाँ। भगवान बुद्ध के 700 साल पहले हाँ। महाराजा तक्षक हुए थे। तक्षशिला विद्यालय जिन्होंने फॉर्म किया है, ठीक है। और तक्षशिला नगर भी उन्होंने बसाया था। जी। वो तक्षक भरत पुत्र थे। ओके। उनके पास सेना थी दो प्रकार की, ओके। एक भरत समूह और एक दूसरा त्रुत्स समूह। ओके। त्रुत्स बोलते थे उस समय, अपन तक्षक बोलते उनको। हम्म। उस समाज के होते हैं। तो वो रूलर ने जो समन संस्कृति का फॉर्मेशन था उसके अगेंस्ट में जाने वाला परीक्षित, अब जो समन संस्कृति का समर्थन करता है वो राजपुरोहित, उन्होंने अपने शासन में उसको स्थापित किया। ठीक है। अब इस बात से उसी का पैरेलल एक दूसरा पुरोहित था, वो ईर्ष्या करने लगा और वो तक्षशिला छोड़ के चला गया। उसने वहां जाके षड्यंत्र रचा और 10 राजाओं को इकट्ठा किया था। उसमें बालान, शिव, ऐसे 10 प्रकार के हैं। मेरी किताब में मैंने लिखा उनके नाम। और ये युद्ध जो हुआ था, वो 10 राजाओं को इकट्ठा किया, तो तक्षक ने उनको तक्षक नहीं, परीक्षित, तक्षक का युद्ध परीक्षित से हुआ था। ओके। तो परीक्षित ने हमेशा उसके ऊपर आक्रमण किया, तो 9 बार तक्षक ने उनको छोड़ दिया। ठीक है। लेकिन 10वीं बार फिर आक्रमण किया, तो 10वीं बार में उनका युद्ध मैदान में वध कर दिया। ठीक है। महाराजा तक्षक ने। ठीक है। वो दिन भी दशहरे का था। अच्छा। विजयादशमी। ओके। ये एक कहानी होगी, परीक्षित वर्सेस तक्षक। तक्षक विजयी हुआ। उसके बाद तक्षक का पुत्र अश्वसेन, उन्होंने तक्षशिला का फिर विस्तार किया। बहुत से राजाओं का समर्थन लेके तरह तरह के, और भारत के बाहर के भी राजा वो उसको दान देते थे, अनुदान। और वहां पे 64 प्रकार की शिक्षा होती थी। जी, 64 विषय थे यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ, उसमें युद्ध कला, शस्त्र कला, और कुश्ती वगैरह, शारीरिक व्यायाम, तंत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, सब उसी में रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान वगैरह वगैरह, इस टाइप के 64 प्रकार के विषय थे। ठीक है। और रुचि के हिसाब से छात्र अपना प्रवेश पाते थे। ठीक है। और खर्चा फ्री था। किसी भी छात्र को आवासीय खर्चा या भोजन का खर्चा कॉलेज का निजी था। ठीक है। कॉलेज की उपजाऊ जमीन थी, वहां से अन्नधान्य होता था, पालतू प्राणी थे, उससे घी वगैरह, दूध वगैरह सब सप्लाई होते थे इनको फ्री में। पर एडमिशन होना अनिवार्य था। बराबर। 15,000 छात्रों पर 10,000 शिक्षक। 10,000 बौद्ध भिक्षु होते थे उस समय। बहुत बढ़िया। अब बौद्ध भिक्षु थे कि बौद्ध भिक्षु जैसे ही लोग थे समन संस्कृति वाले, क्योंकि बुद्ध तो बाद में आए थे। बराबर। उसके बाद, उसके पहले मतलब करीब 600-700 साल पहले, ईसा पूर्व 1800 और 2100 के बीच की घटना है। ये है महाराजा सुदास की। ओके। महाराजा सुदास जो थे वो नागवंशी थे। ओके। उनके जो पुरोहित थे, राजपुरोहित, और जो पहले बताया था मैंने कि एक दूसरा पुरोहित उसको जलने वाला, वो बाहर चला गया, तो उसने 10 राजाओं को भड़काया था। हाँ। तो उन 10 राजाओं को मिलकर वो विद्रोह करने लगा,
तब महाराजा सुदास ने उनको कृष्ण नदी मैदान में सबको एकत्रित बुलाया युद्ध ओके करने। ओके जो जीतेगा वो जम्बूद्वीप का सम्राट। सम्राट भारत को पहले जम्बूद्वीप बोलते जम्मूदीप थे। बोलते थे जी। तो उस समय महाराजा सुदास से जो संग्राम हुआ, युद्ध हुआ, वो कई दिनों तक चला। उसमें महाराजा सुदास की विजय हुई। ओके वो दशहरे का दिन है, अच्छा दशहरा। हाँ दशहरा जो शब्द पड़ा है इसी के कारण पड़ा है। ओके तो इस दशहरे का अनुकरण महाराजा तक्षक के समय हुआ, फिर सम्राट अशोक के समय हुआ, और वही तिथि को बाबा साहब अम्बेडकर ने पकड़ा। ओके इसलिए वो यहाँ पे दशहरे के दिन हाँ हमेशा आते धम्म चक्र प्रवर्तन किए। हाँ तो इसी वजह से नागपुर में भी जब हमेशा देखते हैं कि दशहरे के दिन ज्यादा पब्लिक होती है हमेशा। दशहरे के दिन ही मनाया जाता है आयोजन। जो मुख्य आयोजन होता है, जो वहाँ के ट्रस्टी लोग हैं उनको मालूम है ये हिस्ट्री, क्योंकि ट्रस्ट में वो भी थे बराबर मोहन राव गोडबोले। हाँ फिर उनके साथ जो भी थे टीम वाले वो इसीलिए है ही अभी। क्योंकि तो कई वो बार ये दशहरे के दिन कंफ्यूजन आता है लोगों का कि 14 अक्टूबर को क्यों नहीं मनाते आप लोग, फिर इसी दिन क्यों हाँ, डेट मनाते को हो। फिर मनाते। तो तो ये इन ये दशहरा तो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, उस दिन हाँ, क्यों करते हो आप तो लोग। इसके पीछे ये तीन जो हम्म महायुद्ध हुए थे और विजय हुई थी विजयादशमी, बराबर उसकी वजह उसकी से वजह ये से भी एक विजय है ना। हाँ इसी वजह से ये बाबा हुआ साहब ने भी कहा है ना कि ये हमारी विजय है, नया बराबर जन्म है। नया जन्म है यस। तो बुद्धिज्म का नया जन्म है, हमारा भी और बुद्धिज्म का भी। बराबर तो इसमें नागवंशी तो ये क्लियर होता है सर कि नागवंशी फिर बुद्धा के पहले से है और उन्होंने बुद्धिज्म में बुद्धा को बहुत सपोर्ट किया। और ये भी क्लियर होता है कि ये कोई डेडिकेटेड ऐसी कोई नाग नहीं है, ये लोग है, ये राजा लोग है, है, सिविलाइज ये लोग। वंश है, ये सिविलाइजेशन है जो चलते आ रहा था, इसके अलग अलग राजाज हुए हैं। इसको देखते हुए आगे जब हम बढ़ते हैं तो अ, बाबा साहब ने नागपुर को चुना इसको करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। तो उसके पीछे का क्या फिर आप इसका कोई नागवंश से रिलेशन है। बिल्कुल है। ये जो विदर्भा कहते थे पहले, विदर्भा क्यों कहते हैं, आपको किसी भी शास्त्र पुराण में विदर्भ शब्द मिल जाएगा, लेकिन विदर्भ क्यों कहा जाता ये नहीं मिलता। ठीक है विदर्भ का राजा विदुदप था। ओके विदुदप को ये क्षेत्र मिला था महाकौशल का। महाकौशल का क्षेत्र है ओके मध्य भारत जी और महाराष्ट्र। हाँ तो विदुदप के कारण विदर्भ शब्द उस समय इतिहास में गूंजने लगा। ये विदुदप कौन था? महाराजा प्रसेनजीत का पुत्र है। ओके जो प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के जी समय, जी 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 विदुदप भी भगवान बुद्ध का फॉलोअर है। ओके उन्होंने यहाँ के राजा महरनाग, पौनी में उनका शासन था, उनकी लड़की से उनकी शादी हुई थी। ठीक है ये पौनी जगह जो है बहुत ऐतिहासिक जगह है जी, जहाँ भगवान बुद्ध का दंत धातु भी मिला, करेक्ट, और 64 शिलालेख मिले। हाँ 1972 की खुदाई में, यानी कन्वर्शन के बाद की बात। बराबर पौनी का उत्खनन जब हुआ तो 64 शिलालेख मिला। उस 64 शिलालेखों में ये सारी चीजें लिखी हुई है। अट्ठा मग्गा देवा नागा चतुपम वर बोधिमले महारन ससनंग महत्व विजेता होत परंती, परंती होत विजितवा। ऐसी गाथा है कि शिलालेख वहां पे है। तो वो हमेशा महर नाग के शासन को निरंतर विजयी बनाए रखे, ये अपेक्षा बुद्ध देव से वो की जाती थी। ऐसे इस प्रकार के 64 शिलालेख यहाँ मिले हैं। क्या बात, ये यहाँ पे अजब बंगले में रखे हुए हैं। तो ये बालपतवाड़ और देव सर, ये पुरावेत्ता लोग हैं, इन्होंने सिद्ध किया है कि ये राजधानी थी। पौनी का पहला नाम फणीनाग मंडल। पौनी इसलिए बोलते, उस समय फणीनाग मंडल था। नौ नारद थी यहाँ पे नागों की। 9 राजा थे उनके अंडर में। तो इसलिए मुख्य केंद्र जो था वो नागपुर था। अच्छा, यहाँ पे जो उन लोग का सिस्टम चलता था, जैसे अपन सांसद वगैरह बोलते हैं, वो यहाँ से होता था। हाँ, वो राजा लोगों के रहने की व्यवस्था वगैरह यहाँ रहती थी नागपुर में। और वो तो स्तूप था पौनी का, करेक्ट, दंत धातु था, स्तूप था, तो वो पूजनीय स्थल था। करेक्ट, तो वो मिलता है। तो सम्राट अशोक के पहले का है वो पौनी का स्तूप। ओके, जो अजातशत्रु के समय का। ओह वंडरफुल। जब भगवान बुद्ध की अस्थि धातु डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, तो उसमें से उस समय 8 राजाओं को मिली थी वो
एक मौर्य लोग पिंपल वन के एक देर यहाँ से पे आई पहुंचे, थी, हाँ तो उनको राख मिली, एक बराबर। कोलता मिला, वो ले गए, उसके ऊपर में उन्होंने एक स्तूप बना पिंपरवाह, जी। पिंपली वन। तो मौर्य लोग भगवान बुद्ध के समय भी थे, बुद्ध, तो अच्छा। वहां स्तूप बनाया। तो तो इससे वो ये स्तूप आप, को इससे ये वो स्तूप को अंगारा स्तूप बोलते हैं। अंगारा, हाँ, अच्छा। 1918 में उसका उत्खनन हुआ था, हाँ, अंगारा स्तूप। ओके। और उसमें एक शिलालेख मिला, मंजूषा मिली, उसमें शिलालेख है, हम्म 36 अक्षर है उसमें, ओके। पाली भाषा के। हम्म तो उसमें एक शाक्य राजा ने उसको बनवाया था। ओ, शाक्य राजा और मौर्य लोग एक ही है। और अच्छा। शाक्य लोग मौर्य कैसे बने वो मैं अगले कभी बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शाक्य लोग मौर्य है, और शाक्य लोग नागवंशी है, और मौर्य लोग भी नागवंशी है। ठीक है सर। अब आते अपन यहाँ का नाग राजा, वो हाँ और देरी से पहुंचा, हाँ। महर नाग। हम्म तो इनको क्या मिलेगा, बराबर। इनको कुछ देने के लिए था नहीं। तो इन्होंने अ, बंग का राजा, अंग का राजा, उन लोगों से संपर्क किया, हम्म और उन्होंने बोला हमको भी कुछ दो, आपके आपको जो मिला उनमें से हमको भी कुछ दो। हाँ तो उसमें उन्होंने वो राख जो थी वो समेट को दे दी। ओके। तो उस राख में 2 दंत धातु मिल गए इनको, अच्छा। प्राकृतिक रूप से। हम्म उनको नहीं मालूम था इसमें क्या है। अच्छा। वो जो राख थी उसमें से कुछ हिस्सा इनको दे दिया। ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे उसके ऊपर में स्तूप स्तूप बनाया था, बनवाया। पौनी में। ओके। नदी किनारा है हाँ और रमणीय स्थल है। जी और अभी भी आप जाएंगे तो थोड़ा सुकून मिलता है वहाँ, जी कुछ जी थोड़ा सा अलग टाइप का महसूस होता है। जी। तो पत्थरों से बना हुआ है, तो अब टिका हुआ है, हम्म उत्खनन हुआ तो वो सारी चीजें मिली। मिल गई। तो यहाँ का राजा भी, हम्म जिनको हम महार महार बोलते हैं ना, वो महार राजा ही था हमारा, ओके। महार नाम का। महर। महर, ओके। वो ये गाथा ही है ना उनके नाम से। बराबर। सो सर, एक क्वेश्चन बहुत उभर के दिमाग में आता है कि क्या बुद्ध का जो शाक्य वंश था वो नागवंशी से जुड़ा हुआ था? जुड़ा हुआ नहीं, हम्म वो नागवंशी ही है। अच्छा। अब उस समय के कौन कौन नागवंशी थे, उनके रिश्ते वगैरह ढूंढना पड़ेगा अपने को, कहाँ थे। हम्म उनकी माता कुलिया वंश की, बराबर। कुलिया राजवंश। ठीक है। उनकी मिसेस यशोधरा, हम्म वो भी कोलिया नागवंशी। करेक्ट। और बुली, शाक्य, कोलीय, बुलीय, हम्म और मल्ल, हम्म चेदी, और कम से कम 16 ऐसे जिनके गणराज्य थे। ठीक है। भारत के इतिहास में उस समय 16 गणराज्य थे, जी जी। और 16 साम्राज्य भी थे। हाँ। वो सब मैंने अपनी किताब में डिटेल में लिखा हूँ। हम्म तो ये जो गणराज्य वाले सिस्टम के लोग थे, हम्म ये सारे के सारे नागवंशी हैं। ओके। क्योंकि ये पुरातन पूर्व के जमाने से समान संस्कृति के पालन करते थे, करेक्ट है। इसलिए उन्होंने बुद्ध को हाथों हाथ उठा लिया और बुद्ध के विचार से सहमत हो गए। हम्म और बुद्ध के विचारों के प्रचार प्रसार में हम्म जितना चाहो उतना धन दान भी करते थे वो लोग, बराबर। श्रमदान भी करते थे, और उनके भिक्षु संघ में शामिल भी होते थे। बराबर है। बराबर। ये पहचान है। अच्छा। क्योंकि वो सबके सब नागवंश, हम इतिहास में उनको नागवंशी ही बोलते हैं, अच्छा। नागा कल्चर। नागा कल्चर। अब उनके सरनेम अलग है, जैसे आपका डोंगरे, हाँ मेरा देश भ्रतार, जी इनका कुछ और होगा, जी। लेकिन समाज एक है ना हमारा। हाँ हाँ। वैसे ही नागवंशी समाज ही है वो। ओके ओके, समझ गया। तो सर, इसमें एक फिर ये क्वेश्चन भी निकल के आता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का घराना या समाज नागवंशी था? बिल्कुल था। इस वो ऐसे, जी अगर अपन किताब में पढ़ेंगे या हिस्ट्री में जाएंगे, वास्तविकता देखेंगे तो बाबा साहब का सरनेम अम्बेडकर था ही नहीं। बिल्कुल। उनका सरनेम संगपाल है। संगपाल था। अभी भी उनके गांव में, जी। आंबाडिवे गांव है, हाँ। इंटीरियल यस। रत्नागिरी जिले में, कोकन में जी। कोकण में। हाँ। तो उस गांव में अभी भी सकपाल ही है। 20-22 मकान हाँ, सकपाल। संगपाल लोगों के हैं, और हमारे समाज में भी है ना। बिल्कुल है। और भी कहीं कहीं संगपाल सरनेम के लोग जी हमको जी। मिल ही जाएंगे। हाँ इवन जीवाजी नाथ जी। होता, जीवा बनु वाटला शिवा, उनका भी बराबर। सरनेम संगपाल था। संगपाल था। तो ये जो संगपाल सरनेम कैसे नागवंशी है, इसके लिए हिस्ट्री में अपने को जाना पड़ेगा। हम्म हिस्ट्री ये कहती है
कर्नाटक में संकपाल साम्राज्य था। ओके, संकपाल नाग का। ठीक है। इनको महिंसक नाग बोला जाता था। अच्छा। महिंसक नाग उनका कुल संकपाल था। हम्म। वहां अभी भी संकपाल सरोवर है, ओके। अभी भी है, ओके। क्योंकि तालाब, पर्वत, नदी वो तो वैसे ही ये तो बना मिटते नहीं, हुआ है। तो वो तालाब अभी भी है, काफी विशाल है। अब 7वीं 8वीं की स्टोरी, शताब्दी की 7वीं 8वीं शताब्दी में एक वॉरियर आते हैं जिसको हम भारत का प्रथम सिकंदर बोलते हैं। ओके। भारत का सिकंदर, उसका नाम क्या है बहुत से लोगों को पता ही नहीं है जी, क्योंकि हिस्ट्री से हमको दूर रखा गया। दूर रखा गया। वो है ललितादित्य मुक्तापिड़ा। ओके। बेसिकली कश्मीर के कारकोटा नागवंशी थे। अच्छा। उन्होंने जो सवारी चालू की थी, पहले तो उन्होंने उत्तर भारत, दक्षिण भारत, बंग वंग मगध भगत जीत लिया। जीतने के बाद वो बंग से उड़ीसा के बाद, उड़ीसा विजयी हुए, उसके बाद कर्नाटक पे आक्रमण किए। उस समय वहां पे रट्टा रानी का राज्य था। ओके। रट्ठ लोग, हमारे पूर्वज रट्ठ लोग थे ना जी, महारट्ठ, हाँ, उसी से नाम पड़ा था। जी। तो रट्ठा रानी के समय जब उनकी सेना ने घेर लिया, तब उनके बीच में समझौता हुआ था। ओके। समझौता सिद्धांतिक, ये भी बुद्धिस्ट थे, वो भी बुद्धिस्ट थे। और सिद्धांतिक समझौता ये कि फौज को हम लड़ाएंगे, सेना को हम लड़ाएंगे तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं। बेकसूर लोग को मारने के बजाय हम क्यों ना नीति निर्धारित करें, समाज कल्याण की बात करें, समाज कल्याण का काम करें। ओके। आप राजाओं के राजा सम्राट, ऐसा करके उनका युद्ध टल गया। ठीक है। रट्टा रानी ने उनसे युद्ध नहीं किया और उन्होंने भी उनके ऊपर वार नहीं किया, लेकिन उनके नीति निर्देश पर समन संस्कृति या बुद्धिज्म के सिद्धांतों पर वहां शासन स्थापित हो गया था कर्नाटक में। ठीक है। कर्नाटक अभी भी बहुत कला शिल्प वाला देश माना जाता जहाँ है। पर भी खोदोगे तो आपको बहुत हाँ, ज्यादा मिलेगा। बुद्धिज्म मिलता ही हाँ, मिलता है। मिलता है। तो ये एक प्रमाण है, संकपाल लोग नागवंशी थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर नागवंशी हुए कि नहीं? बिल्कुल हुए। और उनके मिलिट्री रिकॉर्ड में है ना ये सरनेम। हाँ, उनके पिताजी का मिलिट्री रिकॉर्ड में संकपाल सरनेम है, और उनके जो पिताजी यानी बाबा साहब के दादा मालोजी संकपाल, मालूनाक संकपाल है वो। उधर के लोग आज भी बहुत से गांव में नाक नाक शब्द लिखते थे नाम के पीछे। कई जगह जैसे कुमार उमार लिखते हैं ना, जी जी जी, तो वो नाक सरनेम नाम के पीछे नाक लगाने का एक सिस्टम ही है उधर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये कल्चर है ना, नागा कल्चर। हाँ, क्योंकि हम लोग जैसे कोरेगांव भीमा के स्तंभ पे भी देख पाते हैं वो लिखा हुआ उस तरीके से, वो और पीछे लगाया अभी जाता भी है बहुत से गांव। अच्छा, मैं वो गया हूँ वहां पे, तो उन कई गांव में अभी भी लोग ऐसे लिखते अपने बच्चे के नाम के पीछे नाक सरनेम लगा देते, नाक नाम लगा देते हैं। हाँ हाँ हाँ, पता नहीं, अब कल्चर है, वो परंपरा हाँ, कुमार की तरह हो गया है। पूर्वजों से परंपरा चलते आ रही है। करेक्ट। तो ये सिस्टम हमारे समाज में दिखाई देता है। सर, इसमें ये भी आता है कि सम्राट अशोक का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बुद्धिज्म को वर्ल्ड में पहुंचाने के लिए। तो इसमें वो मौर्य शासन से आते हैं, तो क्या मौर्य लोग भी नागवंशी के से रिलेटेड है? बिल्कुल है। मौर्य लोगों का ओरिजिनली गोत्र शाक्यवंशी है। हाँ, ओके। सम्राट अशोक का एक शिलालेख मिला है, कहाँ, गांधार में, तक्षशिला के आसपास। ठीक है। उत्खनन हुआ है। वहां पे उस शिलालेख में सम्राट अशोक का लिखा हुआ शिलालेख है। ठीक है। उसमें वो लिखते हैं कि हम शाक्यवंशी। अच्छा, उन्होंने कहीं मौर्य वंश नहीं लिखा शिलालेख में। ओ, और सम्राट शब्द भी नहीं लिखा। अच्छा, देवानाम पीय, देवानाम पीर, देव मतलब बुद्ध, हाँ, प्रियदर्शी, ऐसे नाम लिखा है। सम्राट कभी नहीं, हम कहते हैं कि वो सम्राट थे। हाँ, सम्राट थे इसलिए सम्राट है, इतिहास में लिखा है, बराबर। लेकिन उन्होंने खुद की राइटिंग में कहीं भी सम्राट नहीं लिखा। देवानाम पीय, प्रियदर्शी, देवानाम प्रियदर्शी, अशोक, यस, अशोक। और वो एक शिलालेख कहता है कि वहां पे वो शाक्य वंशी ऐसा लिखते हैं। हाँ, तो ये इनकी हिस्ट्री ऐसी है। एक बार महाराजा प्रसेनजित, महाकौशल के नरेश, वो मगध से भी बड़ा साम्राज्य था जी, उस समय, भगवान बुद्ध के समय जी। इन्होंने प्रस्ताव शाक्य लोगों को भेजा
कि मैं आपके कुल से रिश्ता करना चाहता हूँ। उस समय भगवान बुद्ध इधर फेमस हो रहे थे। बराबर। भगवान बुद्ध के पीछे उनकी विचारधाराओं को लेके बहुत से राजा कन्वर्ट हो गए थे। हाँ। बिम्बिसार हाँ। उस समय की ये बात है। तो शाक्य जनपद जो था वो एक छोटा उन्हीं के अंडर में था। करेक्ट है। तो उन्होंने मना नहीं किया, बोले आप बारात लेके आ जाइए। तो इनकी बारात गई। उन्होंने एक महानाम शाक्य की दासी पुत्री थी। ओके। नागमुंडा नाम था उसका, दासी का। उस पुत्री का नाम था खत्तिया। ओके। उससे शादी हुई। ठीक है। वो बाकायदा दुल्हन बन के प्रसेनजीत के साथ श्रावस्ती आई। महाकौशल की राजधानी श्रावस्ती। वहां पर उनको एक पुत्र हुआ विदुदब नाम का। ठीक है। तो विदुदब जब बड़ा हुआ तो उसको लगा मामा गांव जाके आते हैं। तो वो अपने दल बल के साथ गए, वहां कुछ दिन रहे और फिर वापस आए। वापस आते समय उनके जो अंगरक्षक थे उनका एक खड़क वहां रह गया। ठीक है। जहाँ वो रुके थे रेस्ट हाउस में, विश्राम गृह में। तो रास्ते में याद आया, बोले मेरा खड़क रह गया, मैं ले आता हूँ। वो खड़क लाने गए तो वहां खूब साफ सफाई चल रही थी। ठीक है। उसने पूछा कि ये क्या? अरे वो यहाँ राजकुमार रुका था ना, वो दासी पुत्र है, इसलिए हम साफ सफाई कर रहे हैं। ये छुआछूत की भावना हो गई ना। ये बहुत खतरनाक चीज है। फिर वो वापस आया सिपाही अंगरक्षक। उसने जाते समय विदुदब को बताया कि मैं ऐसा देख के आया हूँ। तो उस समय वो कुछ बोले नहीं। जब श्रावस्ती गए, श्रावस्ती जाने के बाद उन्होंने घोषणा की कि इसका मुआवजा शाक्य लोगों को चुकाना पड़ेगा। अब मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा। जब महाराजा प्रसेनजीत ने उनको सेनापति पद पर बनाया, मुकर्रर किया, सेनापति बन गए विदुदब। पहला वर्ल्ड का पहला सेनापति पद बनाने वाला महाराजा प्रसेनजीत। ओके। और पहला सेनापति विदुदब। ओके। सैन्य संचालक राजकुमार। जी। तो शाक्य लोग घबरा गए। हाँ। अब ये हमको छोड़ेगा नहीं। हाँ। तो वहां से धीरे धीरे बहुत से शाक्य लोग पलायित होने लग गए। अच्छा। इन्होंने अलाइन कर दिया था ना। हाँ। कि मैं शाक्यों को बर्दाश्त नहीं कर, छोड़ूंगा नहीं। बराबर। मेरा अपमान जो किया है। तो एक दल शाक्यों का उधर गांधार तरफ गया, सिंध प्रांत में। वो पातालपुरी क्षेत्र है, पाताल लोग, हैदराबाद है वहां पे पाकिस्तान में। वो जंगली और दलदली वाला क्षेत्र है। ओके। वहां जाके बस गए। वहां का राजा मौर्य था। हाँ। ये यूनानी राइटरों ने लिखा है। ठीक है। और एक दल इधर आया, ओके। मगध की तरफ। ठीक है। तो ये पिंपल वन के मौर्य पहले से थे। हाँ। उनके बीच में शामिल हो गए। ओके। सुरक्षा की, अपना नाम शाक्य लिखना बंद, मौर्य लिखना शुरू कर दिया। उसी में चंद्रगुप्ता के पिताजी हर्ष हैवज्र मौर्य, और उसका चंद्रवर्धन नाम था उनका। ओके। वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। अच्छा, फिर वहां तो से मौर्य तो पहले से हुए ना। मौर्य तो पहले से हो। हाँ। मौर्य का राज्य पहले से था पिंपल वन करेक्ट। में। हाँ। तो वो जो शाक्य लोग यहाँ आए वो भी मौर्य ही लिखते थे। बराबर। उन्हीं में से चंद्रवर्धन मौर्य था। ओके। तो महापद्मानंद ने उनको वहां का मुखिया बनाया। तो महापद्मानंद का बेटा धनानंद, नौवा पुत्र, उसको भय था कि एक ना एक दिन ये भी आके यहाँ बैठ सकता था। क्योंकि वह गणराज्य सिस्टम के आधार पर बदलते रहते थे ना सम्राट। हाँ, सही बात है। जिनकी बारी आती थी वो एक एक करके बैठते थे। सही बात। तो इसको मिटा दिया जाए, ये थोड़ा सा क्रूर प्रवृत्ति का धनानंद। बराबर। आखिरी तो इसने आक्रमण किया पिंपल वन में। और हैवज्र मौर्य की हत्या हो गई। ओके। चंद्रवर्धन हैवज्र। उस समय उनके मिसेस वृषलात्मजा उसका नाम था, जिसको अपन इतिहास में मुरा मुरा बोलते हैं ना। वो मोरनी जैसे सुंदर थी। ओके। मयूरा बोलते थे उसको। हाँ। तो उसके कारण मौर्य सरनेम पड़ा ऐसा नहीं है, पहले से ही मौर्य थे। ओके। पहले से क्या थे? शाक्यवंशी थे। शाक्यवंशी थे। हाँ। भय के कारण, विदुदब के डर के कारण ये मौर्य लिखना शुरू किए थे। मौर्य हो गए। हाँ। फिर वो गर्भ में था
तो वो कैसे तैसे नाव में बैठ के नाविक लोगों के सहारे से भाग के इधर आ गई, अपनी जान बचा के अपने भाई के पास। ओके। वहां उसका जन्म हुआ, चंद्रगुप्त का। उसने बाप का मुख देखा ही नहीं। और फिर मगध की सेना में ये भर्ती हुआ, तरक्की करते करते वो आगे गया। धनानंद की पुत्री जो थी दुर्धरा, उसका अंगरक्षक बन गया था, क्योंकि ये देखने में सुडोल, हाइट, हेल्थ, राजघराने का था ही ना, बराबर। तो उसको सुरक्षा गार्ड बना दिया दुर्धरा का। वो उसके बराबरी की थी। बचपन में ही कभी कभी तो होश संभालते ही प्रेम शुरू हो जाता है। प्रेम तो हुआ था, प्रेम हुआ, लेकिन इसका नहीं हुआ था, क्योंकि वो राजकुमारी और ये तो आयुधजीवी, बराबर है, हमेशा युद्ध करने वाला। उसके पास तो कुछ बचा ही नहीं था ना। सही बात है। तो इसने बताया भी था दुर्धरा को कि मैं आयुधजीवी हूँ, मुझसे शादी संभव ही नहीं तुम्हारी, तुम तो राजकुमारी हो। और वो भी बहुत बड़ा विशाल राजा, उस समय तो बहुत बड़ा राजा था, विश्व का सबसे बड़ा श्रीमंत राजा। सही बात, नंदवंश। तो इस तरीके से फिर बाद में ये सैनिकों के अधिकारों की बात करने लगा, तो इसका पलायन हुआ। पलायन होने के बाद ये विष्णुगुप्त के साथ में, वो भी मंत्री था वहां पे, उनके साथ तक्षशिला जाके अध्ययन किए। ओके। इसका प्रमाण मिलता है ना कि तक्षशिला में ऐसा अध्ययन होता था। वो वहां पे सब राजनीति शास्त्र सीखा, युद्ध कला सीखा, और तब जाके तो इतने बड़े भारत को कंट्रोल किया ना उसने। सही बात है। तो ये क्लियर होता है कहीं ना कहीं कि भैया मौर्य वंशी नागवंशी ही थे। यस, मौर्यवंशी शाक्यवंशी थे और शाक्यवंशी नागवंशी थे। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही ब्लड है, एक ही उनका ब्लड, डीएनए एक ही है। एक ही डीएनए। यस सर, ये नागवंशी की जब हम बात करते हैं तो कई बार जब बुद्धा की स्टैचू पे हमें जो नागफलियां दिखती है तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, सिंबॉलिक, या फिर जो हमें बताया जाता है कि जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे तो उन्हें उस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था। वो आपका क्या व्यू है इस चीज को लेकर? उसके पीछे एक कहानी ये है, वास्तविक कहानी। जब भगवान बुद्ध वो वड़ झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे, गहन तपस्या, और वहां 1-1.5 चम्मच खीर ग्रहण की। उसके बाद थोड़ा सा शकुन मिला, महारानी सुजाता ने लाया था, हट कर रही थी उसे उनके समाधान के लिए, तो उसको एनर्जेटिक फील हुआ। तो उन्होंने दूसरे दिन पूरी थाली में जितनी खीर थी पूरी खा ली। फिर चलने फिरने की एनर्जी आई, नदी में जाके पानी पिए। पानी पीने के बाद वो पात्र उन्होंने छोड़ दिया और संकल्प किया कि यदि मैं अपने मन में जो संकल्प मेरे दिमाग में उभर आया है वो अगर सही होगा, तो ये जो पात्र मैं फेंक रहा हूँ इस नदी में, वो मेरे पास फिर से वापस आएगा। और चले गए वहां से। फिर उनको लगा कि ये बढ़झाड़ लोगों को मालूम है, यहाँ आके फिर पूजा पाठ करने आएंगे, कोई कुछ करने आएंगे, कोई इससे अच्छा कोई एकांत जगह चलते। तो वो और घने जंगल में गए, उर्वेला पहाड़ी में, उर्वेला के घने जंगल। वहां पे जानवरों का बहुत, कीड़े मकोड़े बहुत ऐसे, और वहां एक पीपल झाड़ था, बोधि वृक्ष जिसको अपन बोलते हैं, अभी वो नहीं रहा। तो उस झाड़ के नीचे वो इस मंथन पर बैठे। तो ये जो पात्र था ये बहते हुए नीचे चला गया, तो मछुआरी लोगों के हाथ में लगा। तो उनको लगा कि ये जो राजघराने का पात्र है, सोने का है, ये तो अपने राजा को दे देना चाहिए, नहीं तो दंडित हो जाएंगे। तो उन्होंने अपने राजा को दिया। उनका राजा था कालनाग, और उनकी जो मिसेस तिरानी वो स्वर्ण प्रभा। ओके। तो उनको लगा कि ये है किसका, ये भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि वो जमाना ईमानदारी का था। बराबर। तो उनके जासूसों ने पता किया कि बोले वो ऐसी ऐसी घटना वहां हुई थी, और फिर वो एक तपस्वी है वहां पे, वो वहां बैठा हुआ है। अच्छा। उनको नाम नहीं मालूम था, तो वो राजा था, वो तो उनके जासूस वासूस से पता हो जाता था। फिर ये अपने पूरे अमात्य मंत्रिमंडल लेके वहां गए और पात्र उनके सामने रखा, ये आपका पात्र वेट करने हैं। ये तो ध्यान मुद्रा में थे। बहुत देर हो गई, शाम होने लग गई। तब कालनाग बोला कि हे मुनिवर, ये स्वर्ण का पात्र हमने आपको भेंट करने लाए हैं। आपने नदी में फेंक दिया था, हमको पता चला है, इसको आप ग्रहण कीजिए। आप निश्चित रूप से बुद्ध है, आप निश्चित रूप से बुद्ध पुरुष है, ये मैं नहीं। नीलचर, थलचर और जलचर ये सब कह रहे, चिल्ला चिल्ला, पक्षियों की चिल्लाहट हो रही थी वगैरह वगैरह।
वो जंगली वातावरण था। तो भगवान बुद्ध को लगा कि ये कौन व्यक्ति है, मुझे बुद्ध पुरुष कह रहा है, ये बुद्ध होता क्या है। तो ये सिद्धार्थ गौतम को भी नहीं मालूम था। तब उसने आंखें खोली और वो पात्र ग्रहण किया। और भगवान बुद्ध ने बोला सिद्धार्थ गौतम ने तो कि मुझे और कुछ दिन यहाँ पे तपस्या करनी है और मेरी एक आहार की व्यवस्था आप करो। तो कालनाग ने अपने बड़े राजा जिसके अंडर में वो था, ये छोटा राजा था, उनका बड़ा राजा मुजलिन नाग, ओके, उनको रिक्वेस्ट की कि बोले ऐसा ऐसा है, उनको अपने को प्रोटेक्शन देना है, तो एक आहारी फलहार वगैरह उनको देना है। तो मुजलिन नाग ने उनको एक कुटी बना के दी बारिश पानी के रक्षण के लिए, वो झाड़ के नीचे, और एक तालाब खुदवा दिया पानी के लिए, अभी भी है वो तालाब। बुद्ध गया में आप जाएंगे तो मुजलिन नाग का तालाब और वो फन वाला मूर्ति भी आपको दिखेगी। तो वो मुजलिन नाग है। वो राजा था और मनुष्य था, वो ऐसा सांप नहीं था। लेकिन एक अट्रैक्शन आने के लिए ऐसा उस तरीके से दिखाया जाता है। नाग तो हमारा कुल देवता है हाँ, क्योंकि नाग ऐसा एक पशु है या प्राणी है कि उसमें एक दंश करता है तो हाथी जैसा विशाल प्राणी निढाल हो जाता है। मनुष्य को डंक मारे सीधा ऊपर जाता है। एक छोटे से, उसको हाथ पैर भी नहीं, तो भी इतने स्पीड से दौड़ता है। हर साल केचुई निकाल के शुद्ध हो जाता है। और भी बहुत से उसके गुण है जो, हाँ, तो इसके आधार पर इनको ये लगता था, अंधविश्वास तो उस समय भी था, इनको लगता था ये किसी दैवी शक्ति का व्यक्ति है, इसीलिए या दैवी शक्ति है, धारी प्राणी है, और हमको इसको पूजा करनी चाहिए। सही बात। अगर हम उसको पूजा वूजा करते हैं तो ये हमको दंश नहीं करेगा। हमारी सर, एक सम्राट अशोक के बाद में हम लोग देखते हैं कि सातवाहन डायनेस्टी हो गया या सतकर्णी डायनेस्टी हो गया, इन्होंने बुद्धिज्म के प्रमोशन में काफी हेल्प की, बहुत ज्यादा मदद की, और उसके बेसिस पे बाकी की अजंता, एलोराज और ये सब चीजें हम लोग आज के समय में देख पाते हैं। तो इनका नागवंश से क्या रिलेशन हो सकता है? क्या ये भी नागवंशी होते हैं? बेसिकली ये नागवंशी है। अच्छा। और ये दक्षिण भारत के नागवंशी लोग हैं। एक्चुअली सातवाहनी जो राजा था पहला, वो सतवता प्रदेश से आया हुआ महापद्मानंद के समय, नंद वंश का राज्य था, मौर्य वंश के पहले। जी। उस समय का यहाँ दक्षिण भारत को कंट्रोल करने के लिए उनको भेजा गया, गजबल, सैन्य बल, अश्वबल सब देके उनको पैठन भेजा गया था। उनकी मुख्य राजधानी पैठन थी। उसका वंश आगे बढ़ा तो उनकी रिश्ते बनने लगे यहाँ के लोगों से। भाई उनके भी अंडर में यहाँ के कुछ मुनिंदे हो गए ना, बराबर है, सामंत हो गया, या वो थे रठ लोग, रठिक लोग, और भोज और पैतनिक। अच्छा। पैठन के मूल निवासी, पैठनी, 3 प्रकार के लोग उनके सेना में होते थे। अच्छा। और उनसे फिर रिश्ते बनने लग गए जी। और रिश्ते बनने के वजह से उनके जो फॉलोअर्स है बाद में उत्तराधिकारी, वो स्वयं को सतकर्णी ही बोलते थे। अच्छा। उन्होंने सम्राट, धीराज, महाराजा धीराज इस टाइप के पद नहीं लगाया, सतकर्णी शब्द लगाया। ठीक है। सतकर्णी 1, सतकर्णी 2, सतकर्णी 3, ऐसा करते करते गौतमी पुत्र 23वां था। उसके बाद भी और सतकर्णी हुए, उनके नाम के आगे सतकर्णी लगा जाता था। अब सतकर्णी का अर्थ होता है सत्य को फॉर्म करने वाले, ना कि कोई जाति विशेष नहीं, ये विशेषण नाम है। वो जो भी रूलर है सत्य को फॉर्म करेगा और उसी का आम प्रजा में शासन चलाएगा, बराबर, उसी को सतकर्णी बोला जाता था। न्यायित राजा सतकर्णी ऐसा बोला जाता है। न्याय प्रिय राजा थे वो। ठीक है। हमारे पूर्वज बताते भी है कि सतकर्णियों का शासन सबसे बढ़िया शासन था, पूरे विश्व में फेमस है। अच्छा। केवल भारत में ही नहीं। तो वो जो पहला शालिवाहन राजा आया था, उसका पुत्र सिमुक, सिमुक की शादी हुई नागन्निका से।
नागा रानी, नागा राजकुमारी। ओके। वो किसकी पुत्री थी? महाथेर अंगियत नाग, महाथेरा की लड़की है। अच्छा। महाथेरा किसमें होते हैं? बुद्धिज्म में। बौद्धों में होते हैं ना। वो यहाँ लोकल का था, रट्ठ राजा था, रूलर था, सेनापति था उनका। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। रट्ठ, महारट्ठ। ओके। तो महाथेरा अंगियत नाग उनकी पुत्री थी वो। अच्छा। अब इसका प्रमाण कहाँ से मिलता है अपने को? ये शुरुआत है, इसका प्रमाण अभी भी पुणे के वो जो पुराना किला है वहां पे उनके पत्थर पे बने हुए चित्र है, ओके। मूर्तियां है पूरे परिवार का। अच्छा। उसमें सिमुक राजा भी है, नागन्निका भी है, प्रथम सतकर्णी है उनका पुत्र, और उनके बहनें भी है, बेटियां नवन्निका वगैरह, उनके भी नाम लिखे हुए हैं। उनके मूर्ति के पीछे नाम भी लिखे हुए हैं। क्या बात है। लोग पब्लिश नहीं करते तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते, देख के आते हैं, लेकिन थोड़ा रिसर्चिकल माइंड उसमें लगाना चाहिए। ठीक है। तो वहाँ है, इतिहास किताबों में लिखी है। पुरातत्व खाते को मालूम है ये सब मालूम है। हम लोग पुरातत्व खाते से बहुत दूर रहते हैं, जबकि हमको टच में रहना चाहिए। सही बात। तो वहाँ बहुत सी जानकारी है, अमूल्य चीजें है वहाँ पे म्यूजियम में रखी हुई। यहाँ अजब बंगले में आप चले जाइए जी, एक बहुत बड़ा पत्थर चंद्रपुर से आया है, देवटोक से। उस पत्थर को देखेंगे तो पत्थर ही दिखता है, लेकिन उसमें शिलालेख है सम्राट अशोक का लिखा। अच्छा। सम्राट अशोक लिखता है, अपरांत और महारट्ठ के रट्ठ भोज और पैतनिक लोगों में नीतिमत्ता और धम्माचरण अति उत्तम है। कितनी बड़ी लाभ बात लिखी। सम्राट अशोक प्रमाणित कर रहा है कि यहाँ के रट्ठ भोज और पैतनिक लोगों में नीतिमत्ता और धम्माचरण अति उत्तम है। क्या बात। ये हमारे लिए कितनी कीमती चीज है वो। देखते नहीं हमारे लोग, जाना चाहिए। हम देख क्या है, हमने किताबों में पढ़ा तो हमको लगा चंद्रपुर के देवटोक में होगा। वो जब बजाब बंगले में गया तो वो पत्थर यहाँ है। पुरातत्व तो कितनी मेहनत लगी होंगी, बराबर है। उसको लाने में बहुत बड़ा हाथी जैसा पत्थर है। बाप रे। वो एक इमली के झाड़ के नीचे मिला है। तो ये करिश्मा है पुरातत्व विभाग में। आप जब भी हिस्ट्री की किताब पढ़ते हैं तो जो पुरातत्व से रिलेटेड है या पुरातत्व एविडेंस देते हैं, ऐसी किताब को आपको पढ़ना चाहिए। जैसे ये किताब है, ये इंडिका, ये मेगास्थनीज ने लिखा। ये चंद्रगुप्ता के पीरियड में मेगास्थनीज 6 साल के यहाँ रहा है। करेक्ट। इसको पढ़ना चाहिए जी। ये पूरा इंडिया का खरा इतिहास, नागवंशियों का इतिहास। सही बात। ये देखो हाथी पे बैठे हुए। और एक किताब है ये महाराष्ट्रातील बुद्ध धम्माचा इतिहास, मोरे, माधव शंकर मोरे, मराठी में। इसमें पुरातत्व का एविडेंस लेते हुए इन्होंने रेफरेंसेस दिया है। ये जो मैं बता रहा हूँ इन किताबों का सार है। क्या बात। इसके बाद एक किताब है ये प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। इनके राइटर है डॉक्टर नवल वियोगी। इनकी 2-3 किताबें और है मेरे पास, ऐसे ही लिखते हुए। नवल वियोगी बहुत फेमस राइटर है जी। ये देखो नाग की फनी है, अजंता में भी ऐसी है ना जी जी जी। तो ये सिद्ध करते हैं कि ये नाग वो सांप वाला फन वाला नाग है। वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन। ये 5 फनी, कौन से सांप को 5 मुंडी रहती है। सही बात। लेकिन ये दिखाते हैं ये मुस्लिम नागा का फन है। सुरक्षा दी थी ना उन्होंने घास फूस की झोपड़ी बना के दी थी उनको, बराबर। उस थीम को दर्शाता है। ये है ये नागवंशी महारों का गौरवशाली इतिहास। ये रमेश चंद्र यशनकर साहब ने लिखी है। बहुत जोरदार किताब है। बहुत पुराना इतिहास है इसमें। अच्छा। और एक है एशिया के महान बौद्ध सम्राट। क्या बात। ये सारी जानकारी, इतनी बड़ी जानकारी, सच्ची जानकारी हम इन किताबों से, ऐसी किताब पढ़ने से हमको मिल जाती है। और आपको किसी भी साहित्य को आप काल्पनिक है, झूठा है, मनगढ़ंत है ऐसा बोलने से काम नहीं चलेगा। इसके पीछे तथ्य होना, आपको सत्य क्या है वो बताना पड़ेगा। करेक्ट है। अगर सत्य आपको पता ही नहीं, आप कितना भी चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। तो अगर आपको काल्पनिक इतिहास पुराण जो भी उसको भगाना है तो ये करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। उसको काउंटर करना है तो सच्चा इतिहास अपने को मालूम लाना पड़ेगा और वो दर्शाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। करेक्ट है।
पब्लिश करना पड़ेगा जी। आम जनों तक ये बातें जानी चाहिए। सही बात है। नहीं तो नाग पंचमी को नाग पूजा करते रहेंगे हाँ फिर जैसे थे। हाँ, अगर आपको नाग को दूध रिवॉल्यूशन पिलाते लाना है, रहे। हाँ, सही रिवॉल्यूशन लाना है, तो इतिहास की मदद आपको लेना पड़ेगा। बराबर, वरना नाग को दूध पिलाते रहेंगे और नाग दूध पिएगा बस नहीं। वो फिर नाग पूजा करते रहेंगे। सही है। अब वर्तमान में नागवंशी लोग कहाँ हैं, यस सर, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये ये क्वेश्चन नागवंशी कौन है, अभी और अभी के कैसे समय में पहचाने कहाँ है? उनको, हाँ। उसकी एक सिंपल सी पहचान है। क्या है, हमारे भारत में बहुत सारे समाज के लोग हैं, इसमें बहुत सारे लोगों के जो कुल गोत्र होते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ओके। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि कुल गोत्र लिखने से जाति का पता चल जाता है। अरे चलने दो ना, बाबा साहब क्या बोलते हैं, मैं महार हूं ना, मुझे गर्व है उस कौम पर, मेरी जाति महार है। तो अब उस जाति को कैसे उठाना, कैसे सिद्ध करना, ये हमारा काम है। बराबर है। बावन आके तो आपके बारे में लिखेगा नहीं कुछ प्रशंसा ही नहीं। तो बाबा साहब का ये चीज फॉलो करना चाहिए। सरनेम मिटाने से, सरनेम बदलने से तो आपकी हिस्ट्री गायब हो जाती है। बहुत से लोग सरनेम मिटा के बौद्ध बौद्ध लिखना शुरू कर देते हैं, कोई कॉमन सरनेम यूज कर जैसे विश्वकर्मा लिख देते बड़े लोग, कॉमन से वर्मा लिख देते कृषिक लोग। तो ये सब नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के लोग बड़े पक्के हैं, मुझे तो गर्व है उनके ऊपर, वो सरनेम लिखते, भले उनका सरनेम डुकरे हगरे मुतरे रहेगा तो भी लिखते हैं। हाँ। रिस्पेक्ट है ना भाई उसमें। तो ये सरनेम अपने को हिस्ट्री बताता है। जैसे प्राकृतिक चीजों के ऊपर में जिनके नाम है, जैसे धरती, आकाश, पानी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, वनस्पति, आपका सरनेम डोंगरे, डोंगर वर आना है ना। मेरा देश भ्रातार देश के ऊपर ही है। प्राकृतिक चीजों से जुड़े हुए, फसल, पानी, बीज, फल, फूल, इनसे जुड़े हुए जो सरनेम है वो नागवंशियों के सरनेम है, क्योंकि लोकल के लोग है ना। बराबर। ग्रह तारों का शोध उन्होंने किया था उस समय, बराबर। तक्षशिला में ग्रह तारों की शोध हुई थी, तभी तो ये सप्ताह के जो दिनों के नाम सब पता चलता ग्रह तारों पर पड़े है ना। बराबर। आज के थोड़ी है वो, करेक्ट है, पहले से है, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये उस समय के। बराबर। उस समय विज्ञान का इतना डेवलपमेंट हो चुका था। भगवान बुद्ध के समय तो चीरफाड़ करने वाले डॉक्टर तक्षशिला से आते थे। जीवक का आपको उदाहरण हो, सही बात, इतिहास की किताब में लिखा है, उदाहरणी धम्मा में बाबा साहब ने लिखा है। हाँ। तो इतना विकास उस समय हो गया था, चीरफाड़ करने वाला डॉक्टर था वो। शल्य चिकित्सक जीवक ऐसा नाम था उनका। करेक्ट। तो सर ये बहुत क्लियरिटी देता है हमें कि किस तरीके से नागवंशी का जो इतिहास है ये बहुत ही अभूतपूर्व और गौरवशाली है। किसी वजह से ये लोगों से दूर होता चला गया, किसी वजह से वो अंधविश्वास में कन्वर्ट होता चला गया, किसी वजह से वो सिर्फ सिंबल बन के रह गया। उस सिंबल को पढ़ना लोगों को नहीं आया कि अच्छा ये बुद्ध के पीछे जो सांप दिख रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से है। पहले आर्ट कला ज्यादा होती थी, राइटिंग कम होती थी, तो आर्ट से कैसे लोगों को पढ़ना चाहिए ये सब चीजें मिस हो गई। बहुत सारी चीजों के ऊपर आपने लाइट डाली एंड एक्चुअली बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी कुछ और टॉपिक्स पे हम आपसे बात कर पाए। जाने से पहले हम चाहेंगे कि अगर आप अपने दर्शकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपनी, जैसे आपने कहा कि नागवंशी होने पे उन्हें प्राउड फील हो, आप अगर कोई 2 शब्द बोलना चाहे उनके लिए। मैं तो ये कहूंगा आम पब्लिक से कि आप अपना इतिहास जानना शुरू कीजिए। यदि आप इतिहास वंचित रहे और आपको अपने इतिहास, आपके पूर्वजों का इतिहास नहीं मालूम होगा जी, तो आप एक भटकते हुए आत्मा की तरह रह जाएंगे। आत्मा शब्द मैं यहाँ इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि अब कोई दूसरा शब्द नहीं है उसके। बराबर। तो कुल मिला के जिन्होंने भारत पर राज किया वो सारे अपने अपने इतिहास को गौर से देखो, हाँ प्रसारित किए, प्रचारित किए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ये इतिहास निकाला है खुद कर। हाँ। और हम इतिहास क्यों भूले, क्योंकि हम रूलर थे। रूलर या तो हारता है या जीतता है। करेक्ट। रूलर जब हार जाता है तो उसकी सारी चीजें छीन ली जाती है। तो सब तो छीन लिया, साथ साथ में शिक्षा भी हमसे छीन ली गई थी, शस्त्र छीन लिया, धन संपत्ति सोना चांदी सब छीन लिए थे, और शिक्षा भी हमसे छीन ली गई थी।
ज्योतिबा फुले ने कहा था ना, बराबर है। शिक्षा बिना सब कुछ हुआ कबाड़। शिक्षा बिना मति गेली। तो शिक्षा हमारी गायब हो गई तो Correct. अंधविश्वास घुस गया, हाँ, और अंधविश्वास के हम गुलाम हो गए। गुलाम हो गए, सही बात। आज भी हम पुरानी कुल देवता को हम देखेंगे तो वो बुद्ध से जुड़ती है। बराबर है। हमारे पूर्वजों के जो पुराने देवी देवता है वो बुद्ध से हाथी वाती रहता है, हाँ। उसमें पाट वाट रहते हैं। हाँ, नारायण देव का जो चौरंग पाठ होता है उसमें बराबर। हाथी निकले हुए रहते हैं। मेरे घर में मेरे कुल हाँ, पुराने अभी तो पोटली में है। हाँ, तो ऐसे बहुत से लोगों में होंगे, बहुत करेक्ट से। करेक्ट करेक्ट। तो कुल मिला के केवल हमारा ही समाज नहीं, ये कुंभी समाज, ओबीसी का, एससी एसटी, ये सारा का सारा समाज नागवंशी है। बस वो कोशिश नहीं करता बाहर आने के लिए। हाँ, अंधविश्वास को छोड़ना नहीं चाहता। बहुत सही से बात लोग है। अंधविश्वास के इतने प्रिय है, हाँ, इतनी ठोकरें खाते, इतनी जख्म उनको होते, लूट जाते, फिर भी बर्बाद हो जाते, फिर भी नहीं तो भी अंधविश्वास के खिलाफ एक आवाज नहीं उठाते। नहीं आवाज नहीं उठा। केवल पूजा पाठ दिन उसमें रात फंसे भाव रहते हैं। भक्ति में डूबे रहते हैं, भजन जी। पूजन में खोए रहते हैं। जी जी जी। और कोई दूसरा झूठ भी बताता है तो उनके नाम मानते से वो रहते हैं। उल्लू बन जाते सही हैं, बात है। उनके गुलाम बन जाते हैं बिना जी। कुछ किए। और मनमाना दान पुण्य भी करते हैं, हाँ, मेहनत कष्ट से कमाते हैं, पसीना टपका टपका के, और 1 घंटा भरे की पूजा करेंगे या कुछ करेंगे और ब्राह्मणों को पूरा का पूरा दान कर देते। ये बड़ा अंधकार है। बहुत अंधकार हाँ, है सर। देखने से यस बड़ा आश्चर्यचकित होता है यस। आदमी कि क्यों ऐसे लोग बाग। क्या ही कर अब हम सकते हैं। कहते हैं कि शिक्षा की वजह, उनके कौम में शिक्षित पढ़े लिखे लोग भी है, जी, फिर भी तो भी वो इसके शिकार है। हाँ, बड़े बड़े डॉक्टर है, बड़े बड़े इंजीनियर है, सब सीख। बड़े बड़े आईएएस वाले लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, तो भी अंधविश्वास की पूजा पाठ के शिकार बन के बर्बाद कर देते हैं अपने आने वाली पीढ़ी को। जी जी। तो ये बहुत बड़ा अंधकार है, जी। इससे हम सबको बाहर बाहर आने की कोशिश करना चाहिए। ठीक। और कम से कम बाबा साहब की ये किताब तो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा साहब को क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो पर्टिकुलर किसी एक रिलीजन कास्ट पे का बात है, करेगा। हाँ, किसी एक कौम का है, और बुद्धिज्म की बात करता है। हाँ, हमारा तो बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं। सही बात। उनका तो पूरा बुद्धिज्म से लेना देना है। जितने यहाँ के लोकल के लोग हैं सबका सब के सब बुद्धिस्ट थे, उनके पूर्वज। हाँ, मैंने एक कार्यक्रम में कहा था, बहुत से पत्रकार लोग थे, पत्रकारों का सम्मान वाला कार्यक्रम था वो, वहां पे रायपुर में हुआ था। तो पूछा था कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पत्रकार वर्ग यानी जागरूक वर्ग होता है, अलर्ट होता है, स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र बुद्धि का इस्तेमाल करता है, अपनी कलम सही दिशा में चलाता है। तो आप थोड़ा रिसर्च करो, पूछो अपने आप से कि तुम्हारे पूर्वज क्या थे। तो 2-3 हाथ उठे, खड़े हुए, तो हमारे पूर्वज हिंदू है। तो मैंने बोला आप कब से हिंदू है? आप वो तिथि बताओ ना, डेट। वो तो नहीं बता पाए। मैंने बोला क्या तुम्हारे रामायण में लिखा है हिंदू शब्द? क्या महाभारत में लिखा है हिंदू शब्द? कौन से ग्रंथ में हिंदू शब्द आया है? 16 शास्त्र 18 पुराण मैं देख चुका हूँ, उसमें तो कहीं हिंदू शब्द मेरे दिखता ही नहीं। हिंदू शब्द मुगल काल से आया। सही बात। उसका जो अर्थ है हाँ, कुछ और है, और मुगल काल आया है 1200 पहले ही ईसी 1200। यस। तो ईसी 1200 के पहले बाहर थे क्या? बोला आप लोग, आपके पूर्वज? अरे कुछ तो तर्क लगाओ, पत्रकार हो आप, पत्रकार हो, इस देश का दिशा निर्देशक होता है। करेक्ट है। तो पत्रकार को कम से कम ज्ञान नहीं है इतिहास के बारे में, तो ये बहुत बड़ा अंधकार है भारत का। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बहुत ही अच्छा आपने हमें इन्फॉर्मेशन दिया सर। हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे नागवंशी के इस टॉपिक पे और डिटेल आगे बात करें, पर अभी के लिए आप यहाँ आए, आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी है। एंड बहुत इन्फॉर्मेशन आपसे हमें मिली। आगे भी हमारे यंग दर्शकों को आपसे नागवंशी के बारे में और जानकारी मिलते रहे, यही कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।